नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की 16 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 88 के बारे में। यह वर्कशीट लोकतांत्रिक राजनीति के चौथे अध्याय संस्थाओं का कामकाज से ली गई है और इसमें हमें राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह वर्कशीट हमें क्या जानकारी देती है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की 16 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 88 का अध्ययन संस्थाओं का कामकाज राजनीतिक कार्यपालिका। देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा पहनाने अर्थात लागू करने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका के दो रूप हैं या दो भागों में ये बटी है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका की अगर बात की जाए तो इनका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इसमें शामिल है। अगर हम स्थायी कार्यपालिका की बात करें तो ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इनको स्थायी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो फिर उसका मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री ये अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार। सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार हैं, जैसे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना, विभिन्न विभागों के कार्यों पर सामान्य निगरानी रखना, सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना आदि। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देता है, जबकि गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारों की राय भी माननी होती है। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा न होकर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है, फिर भी देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करता है और सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों में प्रमुख भूमिका निभाता है। सभी प्रमुख नियुक्तियां जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के न्यायाधीशों, न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों आदि की नियुक्ति करता है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में। अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं हम एक एक करके उन सवालों के जवाबों को जानेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ स्थान की कमी है इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि इन सवालों का जवाब हम कैसे लिख सकते हैं। पहला सवाल है कि कार्यपालिका किसे कहते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों होती है। इस सवाल का जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि कार्यपालिका से अभिप्राय उस संस्था से है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य करती है। हमें कार्यपालिका की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि संसद द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों का तब तक कोई महत्व नहीं जब तक उन्हें लागू न किया जाए और कार्यपालिका यही काम करती है। अगला सवाल है कि राजनीतिक कार्यपालक और स्थायी कार्यपालक में क्या अंतर है। इसके जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालक वे प्रशासक होते हैं जो जनता द्वारा शासन करने के लिए एक सीमित समय के लिए चुने जाते हैं, जबकि स्थायी कार्यपालक वे प्रशासक होते हैं जो 60 से 62 वर्ष की आयु तक के कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तीसरा सवाल इस प्रकार है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन से अधिकार प्राप्त हैं, वर्णन कीजिए।
और इस सवाल का जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के निम्नलिखित अधिकार हैं। नंबर 1, कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना। जब कभी संसद का अधिवेशन बुलाया जाता है, कैबिनेट की बैठक होती है, तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नंबर 2, विभिन्न विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। हम जानते हैं कि देश में जब लोकसभा का चुनाव किया जाता है तो उनमें चुने जाने वाले सदस्यों को विभिन्न विभाग स्थापित किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। तो विभिन्न विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित करना प्रधानमंत्री का काम होता है। नंबर 3 है विभिन्न विभागों के कार्यों पर निगरानी रखना, अर्थात विभिन्न मंत्रियों को जो विभाग सौंपे गए हैं वो किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, इसके ऊपर निगरानी रखना भी प्रधानमंत्री का अधिकार है, उसकी जिम्मेदारी है। अगला है मंत्रियों को काम का वितरण करना, अर्थात कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, कौन सा विभाग उसको दिया जाएगा, यह कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न मंत्रियों को विभाग जो है वो प्रदान किए जाते हैं। अगला सवाल है, जो कि इस वर्कशीट का अंतिम सवाल है, कि हमारे देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को लिखिए। और इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, किंतु उसकी तमाम शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री करता है। भारत में सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती हैं। वह तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है और कोई भी बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के कानून नहीं बन सकता, अर्थात जब तक राष्ट्रपति की अनुमति ना मिल जाए, उसके सिग्नेचर ना हो जाए, संसद द्वारा पास किया गया कोई भी बिल कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। और यह राष्ट्रपति की अपनी मर्जी है कि वो किसी बिल के ऊपर कितने दिनों में साइन करता है। किसी भी कोई व्यक्ति या संस्था को यह अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति से इस बारे में जवाब तलब करे कि उसने फलाना बिल पर अभी तक हस्ताक्षर क्यों नहीं किए हैं। लेकिन धन विधेयक के बारे में ऐसा नहीं है। धन विधेयक अगर लोकसभा के द्वारा 2 बार पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस पर सिग्नेचर करने ही होते हैं, और अगर राष्ट्रपति उस पर 14 दिन में सिग्नेचर नहीं कर देते हैं तो उसे राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित मान लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 9 की 16 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 88 के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।